ये बुलडोजर की दहाड़, ये अपराधियों के अंदर खौफ और ये गरजता पीला पंजा जो ये बता रहा है कि यूपी में बाबा का राज है। बुलडोजर वाले बाबा का राज है। वो बाबा जो अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन के लिए जाने जाते हैं। बुलडोजर की चर्चाएं यूपी के साथ साथ पूरी दुनिया में हैं। अमेरिका में बुलडोजर का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में भी किया गया, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की तो पहचान ही बुलडोजर वाले बाबा के नाम से हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बुलडोजर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए ही किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर योगी सरकार ने तगड़ा प्रहार किया है। सैकड़ों अवैध निर्माण ढहाए गए हैं और जीता जागता उदाहरण है ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि यूपी में रहना है तो कायदे में रहना होगा। दरअसल योगी सरकार ने सीमा क्षेत्र के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। खूब बुलडोजर गरजा, खूब बुलडोजर ने प्रहार किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन यह कार्रवाई विपक्ष को नागवार गुजरी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कम्युनल पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जिन्हें खुश करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है वही अब पीछे हट रहे हैं। अगर नक्शा नहीं है या जमीन के कागज नहीं है तो इसका समाधान निकाला जा सकता है। सबसे ज्यादा अवैध निर्माण बीजेपी शासन में हुए हैं। सवाल यह भी कि जब ये निर्माण हो रहे थे तब अफसर कहां थे। इसलिए आज इंडिया न्यूज कह रहा है, अवैध मदरसों पर एक्शन, अखिलेश की बड़ी टेंशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। दो 2017 में सत्ता संभालते ही यूपी में माफियाओं और अपराधियों पर बुलडोजर से प्रहार किया गया। प्रदेश में हर रोज माफियाओं पर बुलडोजर से एक्शन लिया जाता है। इसी कड़ी में भारत नेपाल सीमा से सटे मदरसे और मजारों पर खूब बुलडोजर दहाड़ा। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि बाबा का बुलडोजर कहां कहां दहाड़ा है। तो देखिए कहां कहां पर यह बुलडोजर कार्रवाई हुई है। कुल 41 मदरसों के खिलाफ एक्शन हुआ है। दादा मनोहर भाई के नाम पर वारंट है। कौन है ये लल्ला? वही ईमानदार अफसर है, आज हमारे घर पधारे हैं छापा मारने। जैसे अमय पटनायक है करप्शन फ्री दमदार ऑफिसर, वैसे ही बैद्यनाथ काव देसी घी है अडल्ट्रेशन फ्री दमदार देसी घी। बैद्यनाथ काव जाकर मजार बनाई गई, वहां पर उस अवैध कब्जे को हटाया गया। 5 मजारों को नोटिस दिया गया है। तो ये कार्रवाई की गई है इन अवैध कब्जों के खिलाफ, यानी कि अतिक्रमण के खिलाफ। जो अवैध तरीके से कब्जा की हुई जमीनें हैं उनके खिलाफ कुल 16 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। ऐसे 16 अतिक्रमण वाली जगह हैं जिनको चिन्हित किया गया है, पॉइंट आउट किया गया है। सिद्धार्थनगर में 17 अवैध अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। ऐसे 17 अवैध अतिक्रमण है सिद्धार्थनगर के अंदर जहां पर एक्शन हुआ। अवैध मजारों पर बुलडोजर चला। भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई की गई है। सवाल तो बनता है, अवैध मदरसों पर एक्शन, अखिलेश को क्यों टेंशन, बाबा का बुलडोजर, क्यों सियासत आर पार। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा। अवैध कब्जा ध्वस्त, क्यों सियासत विकट, सिस्टम की ढील, सैकड़ों मदरसे अब सील। ये सवाल है आज की चर्चा के। सरकार का एक्शन, कब्जाधारियों की बढ़ी टेंशन। तो ये अहम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज हमारी बड़ी बहस रहने वाली है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई को कैसे अलग अलग राजनीतिक दल देख रहे हैं, यह भी समझना जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं और लगातार ये समझा रहे हैं कि आखिर बुलडोजर की दहाड़ कहां कहां पर सुनाई दी है, कहां कहां पर यह बुलडोजर दहाड़ा है और कहां पर एक्शन हुआ है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ।
चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह का रुख करूंगा। अजीत जी, बुलडोजर की दहाड़ आज सुनाई दी है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, लेकिन सवाल यह है कि इस पर अलग अलग सियासी जो पार्टियां हैं वो अपना रुख क्या दिखा रही हैं, और कुछ पार्टियों का रुख बड़ा दुख भरा और दर्द भरा भी लग रहा है। कैसे देख रहे हैं सर इसको, पूरी सियासत जो हो रही है बुलडोजर कार्रवाई को लेकर? देखिए बिल्कुल पराग, जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, और हमेशा जब उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर कार्रवाई होती है तो विपक्ष को नागवार लगता है, विपक्ष को अच्छा नहीं लगता, और हमेशा सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। कभी धर्म को देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो कभी जाति को देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसे आरोप हमेशा विपक्ष लगाता रहा। आज तो देखिए अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो लोग बुलडोजर का टायर खोल कर लेके जा रहे थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। रामजी लाल सुमन जो सांसद हैं उन पर उन्हें क्यों हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। तो देखिए दर्द तो निकल कर सामने आ रहा है। मदरसों पर कार्रवाई हो रही, उस पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि मदरसों पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई, अब सरकार क्यों जाग रही। लेकिन सवाल यह है कि मदरसों में जो टेरर फंडिंग है, जो जिहाद की बात आ रही है, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद, मुख्यमंत्री ने बैठक की और कहा कि सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार पैसा दे रही है। देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में लैपटॉप हो, मुस्लिम समाज के बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने और अच्छी सेवाओं में जाएं, सेना में जाएं। लेकिन जो मौलाना है, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जिहाद के नाम पर मदरसों में जो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है उस पर रोक लगाना चाहती है सरकार। और देखिए जो अवैध मदरसे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई की वजह है पराग, वजह यह है कि जो नेपाल से सटे इलाके हैं, जो दूसरे राज्यों के बॉर्डर हैं, विशेष तौर से नेपाल का अगर देखा जाए, वो लखीमपुर खीरी से लेकर, पीलीभीत से लेकर, बहराइच से लेकर महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, देवरिया का जो बॉर्डर है जहां पर से नेपाल की आवाजाही ज्यादा होती है, यानी वहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या वो उधर से घुसपैठ करते हैं। कई बार देखिए मदरसे में, देखिए अभी बरेली में तो एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें पाकिस्तानी शिक्षिका जो है सहायक अध्यापक थी, उसकी तलाश की जा रही है, एफआईआर हुआ। मदरसों में हमेशा ये देखा गया है कि जो शिक्षा देने वाले लोग हैं, कई बार वो सिमी आतंकी संगठन से जुड़े होते हैं, कई बार कश्मीर से कनेक्शन होता है, कई बार वो विदेशी होते हैं। टेरर फंडिंग को लेकर, टेरर शिक्षा को लेकर वो जिहाद की शिक्षा देते हैं और भोले भाले मुस्लिम बच्चों को भड़काते हैं। तो अब अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है और उनके आधुनिकीकरण की बात हो रही है। जो मान्यता प्राप्त है, जो लीगल हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। जो इनलीगल हैं, जिनकी संलिप्तता देश विरोधी गतिविधियों में है या वो उसमें शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन विपक्ष को ये बात नागवार गुजर रही है। और देखिए अभी जाति जनगणना है, जाति जनगणना की जो सियासी बिसात बिछी है उस पर क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। मायावती बसपा सुप्रीमो, उन्होंने भी ट्वीट किया, उस पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि जो मायावती जी कह रही हैं उस पर वो सही बात कर रही हैं, हमें सावधान रहना होगा। तो क्रेडिट लेने की होड़ मची है। राहुल गांधी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर, सब जगह वो कह रहे हैं कि मैंने ये बात पहले आवाज उठाई थी। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं बधाई देता हूं कि सरकार ने ये जो है आदेश पारित किया है, अब जाति जनगणना होगी, लेकिन समय से जनगणना हो जाए। तेजस्वी यादव अलग क्रेडिट लेने की कोशिश करें। तो जो क्रेडिट की लड़ाई है वो पूरी सियासी बिसात की जो शतरंजी बिसात है, चाल है, उसको लेकर है कि कौन कितना इसका फायदा उठा सकता है। तो पूरी बात है। लेकिन मदरसों पर बुलडोजर की गरज अब विपक्ष को नागवार गुजर रही है। और हमेशा जब भी बुलडोजर कार्रवाई होती है, आप पुराने जमाने से आप देख लें, जब से उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, ऐसा नहीं कि अभी बुलडोजर कार्रवाई हुई। मुलायम सिंह यादव नेताजी की सरकार थी तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा अधिक अपराधी इनकाउंटर में मारे गए थे पराग। तो सवाल ये नहीं उठता, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, व्यापारी सुरक्षित होनी चाहिए, बच्चियां सुरक्षित होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़े, रोजगार बढ़े। और जो रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है जिसको विपक्ष हमेशा उठाता रहा है, किसानों का, नौजवानों का, बेरोजगारी का, तो उस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। मदरसों पर या बुलडोजर पर या उस पर बात नहीं होनी चाहिए। आप देखिए जाति जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा। अब आप देखिएगा कि कैसे क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो आने वाले समय में आपको और तीव्रता से और गति से दिखाई देगी कि नहीं नहीं, ये तो हमारे कहने पर हो गया, कोई कहेगा हमारे कहने पर हो गया। पराग, ठीक है सर। अजीत जी आप बने रहिए, हम कुछ और खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत जल्दी से परिचय कराऊं। बीजेपी से प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ हैं। प्रमुख जी आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अशोक तिवारी हैं। तिवारी जी आपका स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु साध्वी विश्वरूपा हमारे साथ में, साध्वी जी आपका स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी है, सिद्दीकी साहब आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक वीके गोस्वामी हमारे साथ हैं। वीके गोस्वामी जी आपका स्वागत है।
वीके गोस्वामी जी, आपके साथ ही मैं अब इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि बुलडोजर पर सियासत ये कोई पहली बार आप नहीं देख रहे हैं। इससे पहले भी अलग अलग सियासी पार्टियां इस पर अपनी अपनी राय रखती रही हैं और अपना दर्द भी झलकाती रही हैं। सवाल यह है कि अगर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है तो फिर दर्द क्यों हो रहा है? गोस्वामी जी, दर्द तो इसलिए हो रहा है ना कि इनके स्थिति क्या है। पहले अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं कि ऐसा अधिकांश स्थिति बलरामपुर, लखनऊ, आगरा, अमेठी और इनमें क्या होता है कि नाबालिग बच्चे पढ़ते हैं और नाबालिग बच्चे पढ़ने के साथ उनमें शिक्षा का अभाव होता है। जो मौलाना टाइप के जो लोग होते हैं इनके मदरसों में, और उनका शोषण भी होता है, वो जग जाहिर है सारी चीजें। तो सरकार का ये नियम, सरकार का जो एक स्टैंड लिया गया है कि अवैध मदरसे, आज अवैध मदरसे अगर गिराए जा रहे हैं या खत्म किए जा रहे हैं, तो इसमें दुख किस बात का है? हमने अवैध संपत्ति या अवैध मदरसे बनाए क्यों? पहला विषय। अपराध तो हमने उसी दिन कर दिया, और सरकार के इस निर्णय से मैं बहुत पूरी तरह से संतुष्ट हूं। लेकिन खाली अवैध मदरसे गिराने से काम नहीं चलेगा। इसमें जो जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आज आप इस मदरसों को गिरा दोगे, कल को सरकारें चेंज होंगी या फिर कुछ और होगा तो कहीं और दूसरी जगह बनाए जाएंगे। ठीक है सर, गिराने का जी ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास बहुत जल्दी से। सबके पास एक एक रिएक्शन सबका, उसके बाद हम विस्तार देंगे इस चर्चा को। अशोक तिवारी जी, सवाल यह है कि अवैध अतिक्रमण पर अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर इसमें दिक्कत कैसी? देखिए, अवैध अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई होती है तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होती है। मैं इतनी देर सुन रहा हूँ आपका डिबेट, आपकी बातें, तो उसमें आप बोल रहे हैं, खैर आप बोल सकते हैं, चैनल है, आपको जो लगेगा वो बोलेंगे, लेकिन इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। आप अपनी बात रखिए सर, आपको भी बोलने के लिए हमने बुलाया है। जी, तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं नैरेटिव गलत है ये। विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होती है कि कोई भी सही काम करने से, किसी भी तरह का, उसको लटकाए रखना, झटकाए रखना। अरे इतने दिनों सरकार है, सरकार कोई आज बनी क्या योगी जी की? सरकार उनकी 2017 से है। आप इतने वर्ष हो गए आपको, आप अभी अवैध मदरसे ढूंढ रहे हैं, इतना टाइम हो गया आपको। इसका मतलब आपकी सरकार नाकाम है, आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपका प्रशासन लचर है। अरे आप सरकार बनाया आपने, 2 साल के अंदर कर देते सारी चीजें। आप इतने दिन से लटकाए खाली मुद्दा बनाने के लिए, और मुद्दा क्या बनाने के लिए? हिंदू मुस्लिम करने के लिए। मैं स्पष्ट कह दूं, हिंदू मुस्लिम कार्ड का फेल हो चुका है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, चैनल पे नोट कर लीजिए, आप अपने लोगों को बता दीजिए और लिख लीजिए, इसको 27 में सरकार इनकी नहीं आ रही है। ठीक है, और मुद्दों को चुनाव होने जा रहा है, महंगाई पे चुनाव होने जा रहा है, ठीक है, बेरोजगारी पे चुनाव होने जा रहा है। हाँ। इस हिंदू, चलिए आप बड़ी बात कर रहे हैं, मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा। साध्वी विश्वरूपा जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब बने थे तब तो कोई पार्टी आगे नहीं आई कि साहब बन क्यों रहे हैं, और जब अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है तब फिर आगे आकर कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कोई लाभ नहीं मिल रहा। ठीक है सर, प्लीज अशोक तिवारी जी, आऊंगा सेकंड राउंड में आऊंगा। एक बार सबका वक्तव्य पहला मैं ले लूं, उसके बाद में आऊंगा। ठीक है सर, अभी तक ढूंढ नहीं पाई। ठीक है अशोक तिवारी जी। अरे बाकी लोगों की राय भी जान लीजिए, बाकी लोगों की राय। सरकार फेल हो चुकी है। ठीक है, साध्वी विश्वरूपा जी। पराग जी, सिर्फ नजरिए की बात है, यह समय ही ऐसा है, ऐसे कदम का सभी को स्वागत करना चाहिए। ये जो वक्त है ना वो सुधार का है, जो राजनीतिक चश्मा पहनने की बजाय इन लोगों को इसे हमें शिक्षा, सुरक्षा और राष्ट्रहित के नजरिए से देखना चाहिए। यहाँ ये लोग गलती कर रहे हैं। अब देखिए, ये सभी पर समान नियम लागू होता है। 2023 में मैंने उत्तर प्रदेश की खबर भी पढ़ी थी और सभी ने देखा था कि वहां जब अवैध निर्माण हटाए गए तो जितने भी जो सड़क पर या सरकारी जमीन पर अवैध धार्मिक ढांचे जो बनाए गए थे, चाहे वो मस्जिद थी चाहे वो मंदिर था, और ये सिर्फ राजनीतिक, बार बार मैं कहती हूँ कि जो ये मुद्दे उठाए जाते हैं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उठाए जाते हैं। जैसे अभी एक मेरे भाई कह रहे थे कि तब से क्यों नहीं किया। अरे अब तो अच्छा काम कर रहे हैं, अभी तो आप स्वागत कीजिए। उसमें कुछ ऐसा निकालने की बजाय आप उसका स्वागत कीजिए जब कोई अच्छा काम करे। क्योंकि एक देखिए, धर्म से ऊपर कानून है, कानून सदैव सर्वोपरि है। धर्म आस्था का विषय हो सकता है, परंतु कानून से ऊपर कुछ नहीं है। और जो भी कार्रवाई हो रही है हम सभी की सुरक्षा के लिए हो रही है। ये जो बिल्कुल आधारहीन और भ्रामक जो तर्क रखा है ना कि मदरसों के लिए बोल रहे हैं,
और मदरसों की मैं बात करें तो बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड के 2000 शायद 22 या 23 की ही बात है। उत्तराखंड के मदरसे आप देख लीजिए, आसाम के मदरसे में तो जो आतंकवादी जो संगठन थे वो संलिप्त पाए गए थे। जी। तो बिल्कुल वहां पे अगर वो बच्चों के भविष्य की बात है, और ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है। कोई सरकार, कोई राजा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ठीक करने है। दे। ठीक है, साध्वी जी मैं लौटूंगा आपके पास सेकंड राउंड में। शोएब सिद्दीकी साहब, क्या आपको भी लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस पर करने की कोशिश की जा रही है, और कर रहा है तो कौन कर रहा है? और सवाल ये भी है कि अगर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है तो उसमें सबका साथ क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए सर, ऐसा है, जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। देखिए, किसी भी मुल्क में अगर सियासत की जाए या इक़्तिदार पाने के लिए मजहब का सहारा लिया जाएगा तो मुल्क बहुत दिनों तक नहीं कामयाब हो पाता है। पहले मुल्क खोखला होता है, फिर आवाम खोखली होती है, फिर मुल्क बहुत पीछे चला जाता है अगर कोई सियासत मजहब की कर रहा है। आप देखिए, जहाँ तक मदरसों की बात है तो मदरसों में आप देखिए, हिंदुस्तान में 2 मदरसे सबसे बड़े मदरसे हैं, एक देवबंद है और एक नदवा है। जब आज अगर आप पीछे सर जाएं तो 2-3 साल पहले इसमें बड़ी मुहिम चल रही थी कि मदरसे की जांच चल रही थी कि मदरसे जो अनवैलिड पाए जाएंगे उनको हटाया जाएगा वगैरह वगैरह। तो उसमें कई मदरसों ने जांचें कराई भी, देवबंद और नदवे ने भी जांच कराया, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं आई। लेकिन इस वक्त जो मामला चल रहा है, अवैध वाला चल रहा है, जाहिर सी बात है। तो अगर अवैध वाला चल रहा है, उसमें क्यों चल रहा है इसकी कई वजह आती है। जैसे आप देखिए, किसी बात कागजात नहीं थे, उस वक्त बनाया गया था, तो मेरी गुजारिश भी रहेगी मुख्यमंत्री जी से, वो सख्त फैसले के लिए जाने जाता हूँ। मैंने हमेशा उनके फैसले को माना कि कम से कम उनको कागज चेक किए जाएं, आखिर क्यों नहीं बना, जमीन है तो उनकी रजिस्ट्री है कि नहीं है। देखिए, अवैध एक अलग चीज होता है, अगर जो जमीन पे बन रहा है वो जमीन आखिर रजिस्ट्री है कि नहीं है, किस नाम से है कि नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा एक्शन नहीं लेंगे, उनको मौका देंगे, जैसे कई मदरसों ने मौके दिए थे सर 1 मिनट के लिए। और जहाँ तक मदरसों की बात है तो आप देखिए, हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, जिनको बीजेपी ने ही राष्ट्रपति बनाया था, वो ही मदरसे के पढ़े हुए थे। तो मसला यहाँ पर ये बीजेपी के जहन में है, और ये मेरे जहन में भी है कि कोई भी मैं पूछना संस्थान हो, चाहती हूँ, चाहे क्या मुस्लिम हमारे प्रेसिडेंट थे जो जी। अवैध मदरसे से पढ़े हुए थे? ये मेरा नहीं, प्रश्न अब है। देखिए, नहीं देखिए जाएंगे ठीक है, डिबेट चलिए दूसरा मैं हो जाएगा। इस मैंने सवाल एक सेकंड सर, बिल्कुल। हाँ चल सब मुकम्मल कर लो ना बात। मेरी बड़ी बहन है, मेरी माँ दाखिल है, तो मैं टोका नहीं इनको। देखिए, होता क्या, मैंने अवैध वाली बात नहीं करी, मैंने बताया कि टारगेट मदरसे वाली बात नहीं है। होता क्या, जो भी संस्थान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ से क्या हो रहा है मामला, कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही, मुल्क के लिए खराबी तो नहीं पैदा हो रही है, इस ठीक पर है। निगाह रखी जा रही है। हाँ। लेकिन एक मुसलमान के समुदाय को टारगेट लोग ले लेते हैं तो उस पर डिबेट होने लगती है, नहीं नहीं, और हर लेकिन पॉलिटिकल इक़्तिदार ठीक में है। आने के लिए देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत हो रहा है। देखिए, अगर मदरसों में गलत काम हो रहा है हाँ। तो वो गलत हो रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारी गुजारिश रहेगी निष्पक्ष जांच की जाए, ठीक है। और अगर कोई मदरसों में ठीक ऐसा है। मामला नहीं पाया जाता तो उसको ठीक है। बरी भी किया जाए। ठीक है सिद्दीकी साहब। देवेंद्र प्रमुख जी, आपने सबको सुन लिया, सभी का पक्ष भी जान लिया। चूंकि जिम्मेदारी आपकी इसलिए बढ़ जाती है, सत्ता में आप लोगों हैं। अब ऐसे में आरोप ये लग रहे हैं कि साहब ये धर्म के नाम पर सियासत हो रही, सियासत किस तरफ से हो रही है, सवाल ये भी है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि पारदर्शी तरीके से कार्रवाई हो, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन पारदर्शी तरीके से कार्रवाई हो रही है या नहीं, इस पर सवाल है, इस पर संशय है, इस पर शक है विपक्ष को। देवेंद्र जी। पराग सर, सबसे पहले मैं आपको एक चौपाई के माध्यम से कह रहा हूँ कि सबकी समझ में आ जाएगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। अब माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये चर्चा की बात यहाँ नहीं है। आज हम बैठकर शानदार पैनल बैठा है और पूरी देश में चर्चा का विषय है। और कांग्रेस के जो साथी प्रवक्ता हैं, उन्होंने शोएब साहब का धन्यवाद करता हूँ कि अच्छी बात रखी है, मुस्लिम उन्हें विश्वास है कानून में। ये लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी बात होती है। कानून की बात आप करिए, कानूनी रूप से आपका पूरा अधिकार है, और उस कानून के अनुसार, उस संविधान के अनुसार कोई कार्रवाई होती है। देखिए, बिल्डोजर कार्रवाई, ये बहुत चर्चा का विषय रहता है। मैं आपको डंके की चोट पर बिगर पूछे एक जवाब दे रहा हूं कि हमारी सरकार ने जहां जहां बिल्डोजर कार्रवाई की है, आप उठाकर देखिए, क्रिमिनल का घर होगा या मुकदमा दर्ज होगा या वो जमीन अवैध होगी, कोई भी ऐसी घटना नहीं की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, आईना देते हैं, सबकी सुनते हैं, क्योंकि कोर्ट का काम भी है। लेकिन सरकार जो काम करती है वो जब करती है जब उसके पास तथ्य होता है। राग सर, ये मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से माननीय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रदेश को शासन दिया है। मैं ये कहता हूँ, सपा के साथी अभी ज्ञान झाड़ रहे थे अशोक जी, कई बार हमारी बहस भी हो जाती है, मैं उनकी बात है अदरवाइज ना ले जाएं अशोक जी। मैं यही कहूंगा कि हमने बहुत कुछ बदला इस प्रदेश में। 2017 के बाद जो है समय लगता है, आपके पास लंबे समय तक प्रदेश रहा, लेकिन आप 400-500 हिंदू मुस्लिम के दंगे देते रहे, कानून व्यवस्था खत्म, जंगल राज। आज उत्तर प्रदेश सुशासन के नाम से जाना जाता है, विकास के नाम से जाना जाता है। दुनिया की जो आबादी तीसरे नंबर की जो अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, हमारा इकोनॉमी का जो प्रारूप तय हुआ उसमें उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर की, ठीक है, सबसे ज्यादा इकोनॉमी देने वाला है, जीडीपी का हिस्सा बना है। ये प्रदेश के लिए गौरवान्वित बात है, इसे विपक्ष को भी स्वीकार करना चाहिए। सरकार आपकी हो हमारी हो, सरकार आत्मीय जातीय जनता जो है, सरकार हकीकत में उनकी होती है, जनता बनाती है सरकार, जो उनके बनाए हुए रास्तों को फॉलो करता है, जो जनता के काम करता है, जो जनता की पसंद का होता है, मुख्यमंत्री वो बनता है, सरकार का हिस्सा वो बनते हैं। तो सरकार हमारी जनता ने बनाई है और जनता के हिसाब से हम चल रहे हैं। उसका परिणाम है कि हम दूसरी बार आए, और आपने कहा है कि ये गए, ये बड़ा जोर लगा कर मैं कह रहा हूँ, लिख के ले लीजिए, अगर तीसरी बार ना आए तो मेरा कान पकड़ लीजिए। ठीक है सर, चलिए मैं नोट कर लीजिए अशोक जी, चलिए आप फिर भी डिबेट में रहेंगे। ठीक कि है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, बड़ा दावा आपने भी कर दिया अशोक जी की तरह। अजीत जी के पास अब मैं जा रहा हूं आप दोनों के दावे को लेकर। अजीत जी, अशोक जी तो कह रहे हैं कि 27 में रिपीट नहीं होंगे, और देवेंद्र जी कह रहे हैं कि कोई ताकत रोक नहीं सकती है। सवाल यह है कि देश बड़ा है या फिर ये जो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, ये बड़ी धर्म बड़ा है। कानून क्या अपना काम नहीं करेगा? और अगर कानून अपना काम कर रहा है तो फिर इसमें दिक्कत किन लोगों को हो रही है या हो सकती है? कौन 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 से वो लोग हैं? अजीत जी। देखिए पराग, मैंने पहले भी कहा कि सबसे ज्यादा कार्रवाई अगर अपराधियों पर हुई है तो मुलायम सिंह यादव जी की, नेताजी की सरकार में हुई है। 400 से अधिक अपराधी मारे गए हैं। अखिलेश यादव की सरकार में कम मारे गए, 40 मारे गए। बीजेपी की सरकार में 8 सालों में लगभग 225 से 27 अपराधी इनकाउंटर में मारे गए। हाँ, लेकिन जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर की दहाड़ सुनाई देती है तो उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। वजह यह है कि अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, तब समाजवादी पार्टी ये जरूर आरोप लगाती है, विपक्ष, सारा का सारा विपक्ष आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी जाति देखकर और धर्म देखकर ये बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार यही कहा जाता है कि नहीं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, जो अपराध कर रहा है हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है वो देश को लेकर कार्रवाई हो रही है। क्या जो मदरसों पर एक्शन लिया जा रहा है, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनकी गतिविधि देश के खिलाफ है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। वो उनका जो कनेक्शन सामने आ रहा है, वो आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है या टेरर फंडिंग का सामने आ रहा है, एनआईए जांच कर रही है, यूपीएटीएफ जांच कर रही है, यूपीएफटीएफ जांच कर रही है। तो सवाल ये है, उस पर सवाल खड़े होना मेरे हिसाब से ये उचित समय नहीं है। विपक्ष और पक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष का काम है आपस में एक दूसरे को आईना दिखाना। विपक्ष का काम है सरकार को सही आईना दिखाना, भाई देखिए आप ये गलत काम कर रहे हैं और आप इसको मत करिए, वरना आपको जो है सदन के अंदर वो विरोध करते हैं, सदन के बाहर विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि भाई ठीक है, जनता आपको जवाब देगी। लेकिन जब देश का मुद्दा हो, देश के सम्मान की बात हो, देश के स्वाभिमान की बात हो, प्रतिष्ठा की बात हो, तो सभी राजनीतिक दलों को एक साथ खड़े होना चाहिए। देखिए, हालांकि सभी राजनीतिक दल, आपने देखा होगा जब सर्वदलीय बैठक हुई दिल्ली में, तो सभी राजनीतिक दल एक साथ मौजूद थे और सब ने एक सुर में कहा कि नहीं भाई, ये देश का मसला है, पहलगाम की घटना पर अब एक साथ है, सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उसके समर्थन में है। लेकिन जब बुलडोजर एक्शन होने लगा, अवैध मदरसों को लेकर कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर होने लगी कि भाई नेपाल से सटे जो नेपाल का बॉर्डर है, वहां पर जो मदरसे चल रहे हैं इलीगल तरीके से चल रहे हैं, वहां पर टेरर फंडिंग हो रही है, वहां पर जो शिक्षा दी जा रही है वो देश के विरोध में दी जा रही है। तो इन लीगल मदरसों पर जब बुलडोजर चलने लगा तो अब विपक्ष को ये नागवार लग रहा है। हालांकि रामजी लाल सुमन का मसला, करणी सेना का मसला को लेकर काफी हाइप हो रहा है। अखिलेश यादव ने देखिए, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल उठाए कि भाई जो लोग बुलडोजर का टायर खोले उन पर कार्रवाई क्यों नहीं आप कर रहे हैं, रामजी लाल सुमन को क्यों हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। ये एक दर्द उनका छलक रहा था। लेकिन सरकार अपनी बात पर मुतमैन है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, वो चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे जिस दल से जुड़ा आदमी हो। बीजेपी में भी कार्रवाई किया, कुलदीप सेंगर के ऊपर जब आरोप लगे थे तो वो जेल में थे, लंबे समय तक उनके ऊपर जेल के अंदर उनको रहना पड़ा। सबके ऊपर कार्रवाई, सुधीर सिंह पर कार्रवाई हुई, किंटू सिंह पर कार्रवाई हुई, विजय मिश्रा पर हुई, अतीक और मुख्तार का हाथ तो सबने देखा। लेकिन जब देश का मसला आ जाए तब मुझे लगता है कि उस पर जो है राजनीतिक दलों को एक साथ एक मंच पर खड़े होना चाहिए। और अभी जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है
वो कोई जाति धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि जो मेरा मानना है, अभी अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। अभी बहुत मौका आएगा विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बीएसपी को, सरकार को जवाब देने का। अभी 2027 का चुनाव बहुत अभी टाइम है, अभी 1.5 साल का समय है। हालांकि समाजवादी ने पार्टी के कार्यालय पर पोस्टर लग गए हैं 27 के सत्ताधीश, तो अभी जवाब देने का समय बहुत है विपक्ष के पास। लेकिन ये वक्त शायद मुझे लगता है राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त एक साथ खड़े होने का, क्योंकि पहलगाम की घटना पर जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। आप देखिए गंगा एक्सप्रेसवे पर पराग किस तरह से जगुआर, सुखोई और राफेल का जो टेस्ट हुआ है, वो एक युद्ध अभ्यास हुआ, वो बता रहा है कि हिंदुस्तान की शक्ति कितनी। हमें अभी इस वक्त पूरा फोकस उस पर करना चाहिए, राजनीति तो हम बाद में भी कर लेंगे। पराग बिल्कुल ठीक है। अशोक जी, आप ही के पास में आ रहा हूं। सवाल यह है कि कार्रवाई करने का तरीका तो सबका अलग अलग हो सकता है, कार्रवाई क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस पर हो रही है, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अतिक्रमण अगर अवैध तरीके से है, गैर कानूनी है, नियमों का पालन नहीं हुआ है, तो उस पर तो कार्रवाई प्रशासन करेगा ही। तरीका सबका अलग अलग होता है, अपना अपना होता है। और जैसा कि अभी अजीत जी बता रहे थे कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर तो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में हुए, 400 से ज्यादा जी। तो कार्रवाई तो अपराधियों पर मुलायम सरकार ने भी की थी ना। आपकी बात का एक लाइन में जवाब दे दूं, कोई भी कार्रवाई होती है अतिक्रमण पर या गलत काम करने पर, तो उसमें कोई आदमी उसका विरोध नहीं करता है, हम विरोध नहीं करते हैं जी। अतिक्रमण पर करिए, ठीक है, एक लाइन में जवाब दे दिया, ज्यादा इसको घोंटूंगा नहीं ज्यादा देर ठीक है। अब मैं बोलना चाहता हूँ, भाई देवेंद्र प्रमुख जी कभी कभी अच्छी बातें कर जाते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं भी अच्छे, व्यक्तित्व उनका अच्छा है, अब पार्टी जैसी भी उनकी हो, लेकिन उनका व्यक्तित्व अच्छा है, तो वो कभी कभी अच्छा बोल देते हैं। उन्होंने बोला, अभी स्पष्ट रूप से बोला देवेंद्र प्रमुख जी ने कि जनता सर्वोपरि है। बहुत अच्छी बात कही, 100% की बात कही, सहमत हो पूरी तरह से उनसे। जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही सर माथे बैठाती है। जनता ने आपको 17 में जिताया, हमको नहीं जिताया, सच्चाई है ये। अब 22 में क्या हुआ ये भी जनता जानती है, आप भी जानते हैं। सच्चाई ये है सर कि जो है अब वही जनता 24 में जब जागी, जब उसके पैरों तले जमीन निकल गई, जनता ने जाना ये किसको बैठा दिया हमने, ये तो सामंती सरकार है योगी जी की। लेकिन 24 के बाद तो विधानसभा के चुनाव भी हुए सर। मुझे बोलने देंगे, मुझे भी बोलने दीजिए सर। बोलिए। मुझे तकलीफ होती है जब आप इंटरप्ट करते हैं, कोई भी एंकर इंटरप्ट करता है, डिस्टर्ब करने के लिए इंटरप्ट करता है। चलिए, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, आप बोलिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस चीज को। मैं 24 में जनता ने दिखा दिया कि जो है ये सामंती सरकार है, मनवादी सरकार है, पिछड़ा विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, तिल गला रही है आरक्षण को, खा जा रही है। तो अशोक तिवारी जी देखिए, फिर मुझे बोलना पड़ेगा आपको, फिर आप कहेंगे आपको तकलीफ हो रही है। अब जब जातिगत जनगणना की बात बीजेपी ने कर दी तो आप इसका श्रेय खुद ले जाने को तैयार हैं, लेकिन जब वो इस पर फैसला नहीं कर रहे थे तो आप विरोध कर रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे, फिर से वही मुद्दा आप लेकर आ रहे हैं। बात सुनिए, ठीक है। योगी जी को बहुत तकलीफ हुई होगी, ठीक है, लेकिन मोदी जी को मजबूर होकर के आखिर पिछड़ों से और दलितों से डर करके, ठीक है। एक बहुत जल्दी से देवेंद्र जी, आरक्षण के लिए, जाति जनगणना के लिए, देवेंद्र जी बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में रखिएगा, के लिए जारी करना पड़ा, कहेंगे। ठीक है, सिद्दीकी साहब आपके पास भी आओगे, एक रिएक्शन पहले देवेंद्र जी का। पैनी निगाह रहेगी, ठीक है, हम देखेंगे कैसे क्या जनगणना होती है और उसके बाद देवेंद्र जी अभी तो समय बाकी है। अजीत जी ने कहा समय बाकी है सर, अभी 27 में समय बाकी है, थोड़ा सा इतनी जल्दबाजी मत करिए आप लोग। 27 से परखच्चे उड़ जाएंगे, भाजपा के परखच्चे उड़ने वाले हैं दलित। चलिए देवेंद्र जी और अपना बदला लेने जा रहा है। मैं हमेशा प्रयास करता हूं प्रयाग सर की तर्ज पर बोला जाए, और अच्छी बात है आज अजीत सर बैठे विश्लेषण करने के लिए, मुझे पता बहुत अच्छे से हो जाता है और हमको स्वीकार करना चाहिए भी। विश्लेषक का काम भी यही होता, लगता ही है कि मेरा कम का उसका ज्यादा कह दिया, ऐसा नहीं होता, वो अच्छे से करते हैं सब लोग, कोई भी हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो हमने जवाब दे दिया कि 2000 जब आप 24 की बात कर रहे हैं कि आप गलती से काट की एक बार नाव चढ़ गई तो उपचुनाव में आपका क्लीन स्वीप कर दिया, ये पहली बात में तो आपकी मसौगी ये होगी। अब तीसरा ये है कि जब आप बात कर रहे हैं जनसंख्या का भी जो कानून करे कि आप जो हम उसका जातिगत उस तरीका से कराना चाहते हैं, उसमें क्लियर होना चाहिए, ये अच्छी बात है। आप लोग अलग अलग, राहुल जी कह रहे हैं मैंने मांगा, ममता कह रही है मैंने मांगा, अखिलेश जी कह रहे हैं मैंने मांगा, आप कह रहे हो डर के, आप कुछ भी कहिए, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, जिसके 18 से 22 करोड़ तो स्वयं कार्यकर्ता हैं। फिर दूसरे ऐसे संगठन हमारे साथी, हमारा जो है एनडीए का गठबंधन, हम एक एक चीज का सर्वे करवाकर जो देश मांगता है, जो 140 करोड़ लोग मांगते हैं, वो डिसीजन करते हैं। हमने 370-35 से हटाने से पहले ये नहीं सोचा। आप लोग कहते थे गल जाओगे, देश टूट जाएगा, देश में आतंक आ जाएगा, हलचल मच जाए, कुछ नहीं हुआ, एक मच्छर नहीं मरा। मैं कहता हूं कि हमारा जो काम है, हमारी जो नीति है, हमारी जो सरकार है, वो इसी तथ्य पर तीसरी बार आई है कि देश के 90% लोग माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व को पूरी तरह पसंद कर रहे हैं और उस पर मोहर लगा रहे हैं धड़ाधड़। ठीक है सर। हमने हरियाणा जैसा हो, आज 22-21 प्रदेशों में हम हैं। ठीक है। अगले प्रदेशों में हम क्लीन स्वीप करे जा रहे हैं भाई। ठीक है। आपकी ठीक है, लड़ाई थोड़ी है कोई। ठीक है देवेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। साध्वी जी, शोएब जी और गोस्वामी जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन अजीत जी से पहले दोनों की बातों पर, क्योंकि अजीत जी बार बार 2024 का रेफरेंस देता है विपक्ष, क्या वो रेफरेंस सही लगता है? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है इस बारे में? देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ था और जो इंडिया गठबंधन था उसको एक बड़ा फायदा हुआ था। लेकिन जो सिनेरियो था 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें विशेष तौर से जो सबसे बड़ा योगदान था वो राहुल गांधी का था। राहुल गांधी तीसरे चरण तक आते आते देश के अंदर ये बात बताने में कामयाब हो गए थे कि जो आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान बदल जाएगा। हाथों में संविधान लेके विपक्ष चल रहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो रैलियां थी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, वो काफी असरदार, वो असर की रैलियों में बैठकर मंचों पर जिस तरह से उन्होंने पॉडकास्ट किया, वॉक टॉक किया, उसका बहुत असर था। और जनता को लग गया कि नहीं नहीं भाई, अगर ये सत्ता में आ गए, 400 पार के आप बाद आ गए तो ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे। जबकि ये बात बिल्कुल सच नहीं थी और बीजेपी ने बाद में इसी बात को स्टैंड लिया कि भाई ठीक है, ये भ्रम फैलाकर इन्होंने सीटें ज्यादा जीती, लेकिन वोट का जो परसेंटेज था वो बहुत ज्यादा अंतर का नहीं था भारतीय जनता पार्टी यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में। तो 2024 में जो हुआ वो जरूरी नहीं कि 2027 में हो। 2027 के लिए समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पहले देखिए 10 जगहों सीटों पर उपचुनाव हुआ पराग, तो उन 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट देखिए कितना है, 90% है। तो वो आपको देखना होगा। कुंदरकी जैसे सीट पर भी रामवीर सिंह जीत गए, जहां पर एक बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। तो बीजेपी बार बार ये कह रही है कि वो तो पसमानदा मुस्लिम को लेकर भी वो बात कर रही है, वो कह रही है हम मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट भी देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में दानिश आजाद अंसारी मंत्री भी हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के, इसके पहले मोहसिन रजा साहब मंत्री थे। तो अभी 24 के चुनाव और 27 के चुनाव में दोनों में फर्क है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जो मुद्दा होता है वो राष्ट्रीय होता है, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो जो मुद्दा होता है वो क्षेत्रीय मुद्दा होता है। तो निश्चित तौर पर 27 का चुनाव इतना आसान नहीं। 27 के चुनाव में एक बार फिर ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना होगा। और देखिए जातीय समीकरण बहुत अपने आप में मायने रखता है, इसीलिए बार बार अखिलेश यादव पीडीओ की बात कर रहे हैं। मायावती जो है सुश्री मायावती जो बसपा सूबे में, वो भी यही बात कह रही हैं। सबको अपने वोट बैंक की चिंता जता रही। तो बिग बास्केट, यम्मीएस्ट कार्बाइड फ्री मैंगोस डिलीवर्ड इन मेरे 6 पैक। वो तो मेरे पास भी है, तो देखें। हुआ उसका वोट परसेंटेज बढ़ा है, क्या वो वोट परसेंटेज जो है बचा रहेगा? क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता कि नहीं भाई ये तो चुनाव में पराग जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जब 27 का चुनाव होगा तो फिर एक बार योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने होगा, इनकाउंटर पॉलिसी सामने होगी, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई सामने होगी। और उत्तर प्रदेश में जो निवेश आ रहा है, जो जीडीपी आ रही, जो $1 ट्रिलियन की बात 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने कही कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल कर देगा। तो इन सब बातों का जवाब देना होगा और सड़क पर उतरना होगा। मैं तो बार बार कहता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से कि मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी तो हर 2 महीने पर समाजवादी संघर्ष करते थे, सड़क पर उतरते थे, पुलिस की लाठियां खानी पड़ती थी। लेकिन वो इन सरकारों के बाद, अखिलेश यादव जब सत्ता से बाहर हुए 2017 के बाद, तो सड़क पर प्रदर्शन नहीं हो रहा। सदन के अंदर सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता से जुड़े मुद्दे उठाना पड़ेंगे, तभी 2027 में आपको सफलता हासिल होगी। वरना अभी भी मेरे हिसाब से बीजेपी अपर हैंड है और अभी समाजवादी पार्टी या विपक्षी दलों को बहुत काम करने की जरूरत है। पराग, चले, बहुत शुक्रिया अजीत प्रताप सिंह जी आपका जुड़ने के लिए, अपने एनालिसिस के लिए। अब मैं सिद्दीकी साहब का रुख कर रहा हूं। सिद्दीकी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में सर? देखिए सर, ऐसा है
अजीत सर हमारे बहुत सीनियर हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। अशोक जी आऊंगा बहुत आपके अच्छी पास। बात उन्होंने, जी जी, बहुत अच्छी बात कही सर। देखिए होता क्या, यहाँ बात जो चल रही मदरसे वाली और बार बार डिबेट दूसरे रुख पे चली जाती है। मैंने हमेशा कहा कि जो विपक्ष में हो या मौजूदा हो, इक़्तिदार हासिल करने के लिए लोगों ने एक दूसरे की जानें तक ली, तारीख इस बात की गवाह है। देखिए यहाँ पे मामला आ रहा है मदरसे का, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर हो तो मुझे मौका दिया जाए कि मैं अपनी बात कह सकूं। खैर आपने मौका दोबारा दिया, शुक्रिया आपका। लेकिन सर होता क्या, अभी पहलगाम का मामला आपने देखा, पहलगाम में जिस तरह पाकिस्तान ने जो हरकत की, उससे पूरी दुनिया में एक आक्रोश है पाकिस्तान के खिलाफ। और उसमें आप देखिए कि पहलगाम में भी देखिए, पूरे इंडिया में देखिए, यहाँ का मुसलमान जो है हिंदुस्तान हिंदुस्तान कह रहा है और पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। पाकिस्तान ने जो लोग यहाँ जा रहे थे उनके बॉर्डर को रोक दिया, नहीं आने दिया, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक अच्छी पहल की, उनका वक्त बढ़ा दिया कि आप जा सकते हैं। पहली बात सर, देखिए मदरसे पे जो नजर रखी जा रही है, उस पर एक समुदाय को लग रहा है कि हमको टारगेट किया जा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा और गुजारिश करूंगा आपके नेशनल चैनल से कि हमारे मुख्यमंत्री जी मंजरेआम पर आके इस बात को जरूर कहें। देखिए होता क्या, जो मामला बहुत खराब हो गया। देखिए लखनऊ की बात नहीं हो रही, असल में डिबेट करने से पहले जिससे हम लोग पढ़ लें या जान लें, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, बाकी तो मैं सीखने के बैठता हूँ। आप देखिए मदरसे, जो बॉर्डर वाले मदरसों में ज्यादा चेकिंग हो रही है, आप गौर करिए, जो नेपाल से जुड़े हुए हैं वगैरह वगैरह, वहां पर मदरसों देखा जा रहा है। और मदरसों ने भी गलती की कि जब जमीन ली तो क्यों नहीं नाम लिया अपने। तो उस बात पे जो मंजरेआम पर बात आ रही है, तो एक समुदाय को जैसे लगता है हमेशा सर, आप देखिए प्रदीप भाई, कि एक समुदाय लगता है हमें टारगेट किया जा रहा है। वही गलती उन्होंने पिछली सरकार में भी की थी। मैंने हमेशा एक बात को कहा कि जब पिछली सरकार थी अखिलेश यादव जी की, तो आप देखिए कि मीट के ऊपर जो लाइसेंस था, उस वक्त लोग लाइसेंस नहीं ले रहे थे, समझ रहे थे अखिलेश सरकार दोबारा नहीं आएगी। मैं मुखालफत बात नहीं कर रहा हूँ, होता खुशफहमी में जीना सर। एक बात कहता चलूं सर, दो चीजें होती है सर, खुशफहमी और गलतफहमी। गलतफहमी अगर हमें आपसे है तो मिल के दूर हो जाएगी, लेकिन अगर खुशफहमी मैं पाल लूंगा तो वहीं से मेरा सवाल शुरू हो जाएगा। तो लोगों ने नहीं कराया। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार जब आई तो उन्होंने कहा कि लाइसेंस लिया जाए, तो उस पर लाइसेंस पे लोगों ने बगावत की। कहीं कहीं पे बड़े बड़े नेता भी बन रहे हैं पर है, तो मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। लेकिन सर मदरसे की जहां तक बात है, तो मदरसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर मदरसे बिल्कुल जांच हो। हमेशा देखिए मुल्क के खिलाफ जो भी रणनीति अपनाएगा, चाहे किसी समुदाय का हो, किसी पार्टी का हो, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मदरसे की जांच जो हो रही, मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री से, बिल्कुल जांच करिए, अवैध करिए, उनके कागजात को चेक करिए कि आखिर आपने जमीन ली तो कैसे ले ली, किस नाम से ली, आपने वक्फ में दर्ज कराई कि नहीं कराई। लेकिन निष्पक्ष जांच की जाए। और कम से कम जो मासूम बच्चे, अभी मेरे बीजेपी प्रवक्ता बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि वहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो ये नई बात नहीं है। आप जो भी कॉलेजेस जाएंगे, छोटे मदरसे जाएंगे या किसी समुदाय के आप मदरसे जाएंगे, तो वहाँ बच्चे 4 साल 3 साल 5 साल में ही दाखिला लेते हैं और सरकारी तौर से 18 साल में ही बालिग होते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है, समुदाय को जिस तरह लगता है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, वो चीज ना होनी चाहिए। और जाहिर सी आप जांच करिए, आपके साथ पूरा मुल्क है, मैं भी आपके साथ हूँ। लेकिन मदरसे जो वाकई अवैध बने हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन पर सख्त बात नहीं की जाए। और हमें एक आखिरी बार और कि मैंने मुल्क के वजीर आजम से और नरेंद्र मोदी जी से भी और यहाँ के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी से भी गुजारिश रहेगी, आप बिल्कुल एक्शन लिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी पाया जाए, जो मदरसे दोषी पाए जाए, उन पे ही कार्रवाई हो, बाकी ना हो। आप देखिए नदवा और देवबंद आपकी हमेशा तारीफ करता है, वो मानक पर खड़े उतरे, आज तक कोई ऐसा मदरसा नहीं तोड़ा गया। लेकिन मेरी यही गुजारिश रहती है हमेशा कि आप इस तरह काम क्यों करते हैं कि आप मुसलमानों की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साध्वी जी कितना इत्तेफाक रख रहे हैं शोएब जी की बात से। वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करिए, हम साथ हैं, बट पारदर्शी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सुंदर उन्होंने विचार रखे और ये यहाँ से ये बात स्पष्ट हो जाती है, जैसे कि विपक्षी हमारे जो नेता हैं वो बार बार कहते हैं जात पात धर्म अधर्म हिंदू मुसलमान। तो इस बात को तो जो हमारे भाई थे मुस्लिम स्कॉलर थे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वहां पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये सभी को समझने की बात है। बहुत अच्छे उन्होंने विचार रखे और बिल्कुल स्पष्ट रखे। मैं 100% उनसे सहमत हूँ। यहाँ ये समझने वाली है देखिए बात, जो भारत नेपाल सीमा जो है वो बेहद संवेदनशील है। अगर वहां कोई बिना रिकॉर्ड बिना सरकारी जानकारी के कोई संस्थाएं चल रही है, तो ये देखिए कोई जात पात का मुद्दा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। आप समझिए जो विषय है वो राष्ट्रीय सुरक्षा है, क्योंकि ये आगे जाके हमारे लिए बहुत गंभीर खतरा बन सकता है। अभी हमने बहुत कुछ एक बड़ा नुकसान पहलगांव में देखा है, तो क्या हम जब जागेंगे तब कोई ऐसा फिर दोबारा होगा? Every out of the box business idea needs a box. नहीं समझे तो सुनो कहानी मेरी जुबानी। प्रेम आनंद पानीपत में पानी पी के आ खड़ा, पानी पीते पीते उसको कुछ दिखा वहाँ पड़ा। उस तरफ दीवार थी, इस तरफ था वो खड़ा, उसे देख इसे। तो सबका हक है अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, लेकिन जब ऐसे मदरसों में बिना मानक, बिना प्रशिक्षित शिक्षक और बिना पाठ्यक्रम के ये जब शिक्षा होती है, तो क्या उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता है? सरकार अगर उन संस्थाओं को सुधारने का काम कर रही है, मानकीकरण का काम कर रही है,
तो हमें तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि आंखें मूंद कर उनकी इस काम में टांग अड़ानी चाहिए। तो मैं तो सभी विपक्षियों को कहना चाहूंगी, ये राष्ट्र सुरक्षा का बात है, इस विषय से भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति करने के बहुत सारे आपके पास कारण मिलेंगे, परंतु अब जो है वो एकता का, मैं पहले भी यही कह रही थी कि एक होने का समय है। ठीक है, वीके गोस्वामी जी, लीगलाइज करना कितना जरूरी है ऐसी संस्थाओं को जिनका कोई रिकॉर्ड है या नहीं, उस पर संशय बना हुआ है, और वो भी ऐसे इलाके जो सीमा से सटे हैं, बॉर्डर इलाके हैं, बॉर्डर एरियाज हैं। जी, जैसे कि भारतीय संविधान आर्टिकल 30 हम अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थान चलाने का अधिकार देता है, लेकिन अधिकार देने के साथ साथ जो भी संस्थान अगर खोला जाता है तो उस खोलने से पहले हमको उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी चाहिए। आज जो विपक्ष या फिर अन्य लोग, इनके सिपह सलाहकार जो कह रहे हैं कि एक वर्ग पर विशेष पर आक्रमण हो रहा है या फिर एक वर्ग को दबाया जा रहा है, बच्चों का भविष्य क्या होगा, तो मैं आपके चैनल से उन सबको ये समझा दूं, अगर कोई भी सरकार किसी भी संस्थान को फर्जी पाकर उसको बंद करती है तो उस सरकार उन बच्चों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है। तो बच्चों को लेकर राजनीति प्लीज ना की जाए। और दूसरा, अगर कहीं भी कोई भी संस्थान, चाहे हिंदू धर्म से संबंधित हो चाहे मदरसा हो, अगर गड़बड़ है, फर्जी है, तो सबको इसको स्वागत करना चाहिए, चाहे पक्षों विपक्षों, और सरकार को इस पर ऐसे कड़ी कार्रवाई उठानी चाहिए। जो लोग इस संस्थान को चलाने में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगा, उनको देखकर कोई अन्य आदमी ऐसी स्थिति ना बनाए कि जिसमें कि गतिविधियां शामिल हो। और हम अभी देखते हैं देवबंद जो एक मदरसे में एक बड़ा नाम है, वहां भी हम सबको मालूम है जैसे मोहब्बत से संबंधित 2 आतंकवादी पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं जो होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो कहीं ना कहीं तो इन मदरसों पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। तो हमको खुद मुस्लिम पक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि हमको अपनी पारदर्शिता इस तरीके से दिखानी चाहिए कि सामने वाली चाहे सरकार कोई भी हो, हमारी जांच करें, हम बिल्कुल वेरीफाई हो, सब चीज सारी निकले। जब हम में कमी होगी तो हमको उस चीज को फेस करना पड़ेगा। और ये मदरसों की कार्रवाई वही आ रहा है घूम फिर कर विषय, जो वक्फ बाय यूजर वाला जो विषय था, उसके तहत ये सारी संपत्तियां कब्जाई गई हैं, और कब्जाने के बाद वहां बिल्डिंग बना ली गई, बना के नेपाल अन्य बॉर्डर की सीमा से लगे हुए लोग अन्य ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, जिसका कि सबके सामने धीरे धीरे उजागर हो। लगभग 4000 मदरसे पूरे यूपी के ऐसे हैं जिसकी एसआईटी जांच कर रही है, और कुल 25,000 मदरसे, जिसमें 600 मदरसे वैलिड पाए गए, सरकार उनको अनुदान दे रही है। जब 600 को अनुदान दे रही है तो वो 25,000 को भी तो दे सकती है सरकार। तो कहीं ना कहीं ये खुद अपने मदरसों की कार्रवाई, मदरसों की व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। और शोषण को लेकर, यौन उत्पीड़न, ये सब शोषण लेकर तो सबके सामने जग जाहिर है। महीने में मुझे लग रहा है 2, 4, 5 मदरसों में ये सब घटनाएं हो जाती हैं। तो सरकार का एक अच्छा कदम है और इस कदम का स्वागत करना चाहिए और सबको इसके साथ आना चाहिए। ठीक है, अशोक तिवारी जी अपनी बात रखना चाह रहे थे, बोलिए सर आप। जी सर, अब मदरसों की बात हो रही है, पहले मदरसे पे बोल दूं फिर आगे बढ़ता हूं। मैं स्पष्ट रूप से पहले भी कह चुका हूं और स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मदरसा हो, स्कूल हो या कोई भी संस्था हो, अनियमितताएं पाई जाएंगी तो जांच करिए, कार्रवाई करिए। इसको किसी ने रोका है, ना कभी कोई रोकता है। सवाल इस बात का है, इसको रह रह कर न करिए, इसको एक साथ ही कर डालिए, एक साथ बड़े लेवल पे अभियान चलाइए, कर डालिए, रह रह के न करिए। इतनी सी बात कहूंगा मैं। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं, भाई अजीत जी अभी अपनी बात रख रहे थे, उस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, कोई कितना भी बड़ा बुद्धिजीवी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा विशेषज्ञ क्यों ना हो, वो उस चुनाव को बढ़ा चढ़ा करके जैसे भी रखेगा, उसमें हम हारे हैं, उस चुनाव में जीत नहीं पाए हैं। सवाल इस बात का है, उस चुनाव में क्यों हारे हैं, ये जनता जानती है। जनता को कोई भी आदमी अपने गोल गोल बातों में घुमा नहीं पाएगा। जनता को पता है 403 सीटों का चुनाव और 4 सीटों का चुनाव, 2 सीटों का चुनाव, 80 सीटों का चुनाव और 1 सीट का चुनाव। जनता को पता है कि 80 सीटों को मैनेज नहीं किया जा सकता है, 403 सीटों को मैनेज करना मुश्किल होगा योगी जी के लिए, 1-2 सीटों को मैनेज करना आसान होता है। ये जनता बहुत बुद्धिजीवी है, पिछड़े बुद्धिजीवी हैं, दलित बुद्धिजीवी हैं, सवर्ण भी बुद्धिजीवी हैं। जनता को कोई गोल गोल घुमा नहीं पाएगा डिबेट में। अब ये दिमाग से बात निकाल दें कि हम घुमा देंगे और जनता को अपनी तरफ कर लेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। ये मैं मंशा साफ कर दूं। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं, 403 सीटों का चुनाव होगा जब, तब उसमें जनता वोट देगी, पिछड़े वोट देंगे। और हम कितना सड़कों पर जा रहे हैं, कितना जनता में है, जनता जानती है या हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। आज पीडीए जाग चुका है, पीडीए अखिलेश जी को अपने नेता मान रहा है, हमारे लिए उत्साह में है। आज पीडीए हमें गले लगा रहा है। पीडीए में कौन है, पिछड़े हैं, दलित हैं खास तौर से, और अल्पसंख्यक हैं, और जो है अगड़े भी हैं,
वो अगड़े हैं जो कानपुर में जिस तरह महिला दिलाई गई, वो अगड़े हैं सुल्तान में जिस तरह से पैर कर दिया गया, वो अगड़े हैं जिस तरह से जो अत्याचार किया जा रहा है वो छिपा हुआ नहीं है। एक खास वर्ग को बढ़ाया जा रहा है, एक खास सेना को बढ़ाया जा रहा है और दलितों को घर का घर घेरा जा रहा है, दलितों को जो है हिंसा भड़काई जा रही है दलितों के खिलाफ। आज दलित का घर घेर करके दलित को जो है सोशल मीडिया पे आज तरह की बातें की जा रही हैं। कौन नहीं जानता है किसका श्राप प्राप्त है, योगी जी का कितना श्राप प्राप्त है। सवाल इस बात का है, ये सब फैल चुका है आज जन जन में। आप ताज्जुब करेंगे, आपको अगर आप सोचते होंगे कि भाजपा अच्छाई हुई है तो आपको पराग जी कहता हूं, आप 27 में देख लीजिएगा इस चीज को, क्या हासिल होता है भाजपा का। ठीक है, भाजपा का जमीन खिसक चुकी है। आज तनाव में है मोदी जी, तनाव में होते हुए तब मोदी जी ने निर्णय लिया जाती जनगणना का। सामान्य बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारा नारा था पीडीए का, हमारा नारा था जाति की जनगणना का, लालू जी का था, मुलायम सिंह जी का था, अखिलेश जी का था, राहुल जी भी साथ में आ गए। आज राहुल जी नहीं थे इसके साथ, लेकिन वो भी आ गए साथ में। अब रास्ता बंद हो गया जब, तो सांस फूल गया है मोदी जी का, तो मोदी जी को मजबूरन करना पड़ा है। जाति जनगणना होगी तो हमारी पैनी निगाह है, सर्वोच्च न्यायालय की भी निगाह रहेगी इस पर, और हम देखेंगे कि किसको कितनी हिस्सेदारी देते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कितनी नौकरियां निकालते हैं, ठीक है, कितना आरक्षण देते हैं, हम देखेंगे, इसमें हमारी निगाह रहेगी इसके ऊपर। जी ठीक है। चले, देवेंद्र जी अपनी बात रखना चाह रहे थे, बोलिए सर। देखिए पराग सर, पीडीए की जो बात निकल कर आई है, अशोक जी ने बड़ी गहनता से पीडीए का सवाल उठाया। मैं पीडीए पर एक काउंटर के तौर पर भी एक क्वेश्चन ये डालता हूं कि पीडीए की जो परिभाषा है, अगर आप उसका विश्लेषण ईमानदारी से करें तो वही धोखा है। पीडीए में एक ए शब्द है, उस ए शब्द पे संशय है कि हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं और अच्छे से वो भी देख लेंगे, और अशोक जी खुद जो है ए से संबंधित हैं, क्योंकि उन्हें भी जवाबदेही होती है कि ये पीडीए है क्या, आखिर इसका मतलब क्या है। या अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हो, या अगड़ों की बात कर रहे हो, या अगड़ों का फिर विरोध करते हो आप, या अल्पसंख्यक अगड़ों को एक शब्द में जोड़कर कौन सी चीज साबित करना चाहते हो आप। हाँ, दलित की, पिछड़े की, ये तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है सबका साथ सबका विकास, अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का सबसे ज्यादा विकास। तो ये पीडीए हुआ या हमारी परिभाषा जो है ये अच्छी हुई। भाई सबका साथ सबके विकास में गरीब को, अति कमजोर को, जिस अल्पसंख्यक की बात आप कर रहे हो, जिस दलित की, इस अल्पसंख्यक का 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, देश में तो अलग विश्लेषण करा लीजिए कि हर सरकार का वो नियम, सरकार की वो योजनाएं जो सबके लिए बनी, वो सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज को दी गई। ये धोखा नहीं होता है, ये ईमानदारी होती है। कानून व्यवस्था में सबसे ज्यादा जो 400 दंगे थे आपकी सरकारों में, उससे मुक्ति दिलाई, मुस्लिमों को आज वो आगे बढ़ने का मौका दिया, शिक्षा में बराबर का हाथ दिया। आप 70 वर्ष होते तो कांग्रेस ने मुसलमानों का यूज किया, ठीक है, और बचे समय में समाजवादी पार्टी या ममता जैसे ने यूज किया, और वोट लेकर उसके बाद मुसलमानों को छोड़ दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा, देश का हिस्सा है मुसलमान, उसके विकसित की और शिक्षा की बात करनी चाहिए। वो हम करते हैं डंके की चोट पर। ये नहीं चलेगा जिसे आप बोलते हैं हिंदू मुसलमान किया और 4 शब्द टीवी पर बोलकर निकल लिए आप लोग। भाई कैसे काम चलेगा ऐसे? ईमानदारी के साथ आइए, तथ्य पर बोलिए। हमने किया मुसलमानों के लिए, हमने 3 तलाक देकर उन बहनों को इंसाफ दिलाने के काम हमने किया है। वक्फ बोर्ड को लेकर आए जो गरीब मुसलमानों के लिए, पचपंडा के लिए किया, जो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। ठीक है, हम हिंदू मुसलमान कभी नहीं करते। ठीक है, एलिकेट कर ज्यादा दिन नहीं चलोगे आप, खत्म हो चुके हो। आने वाले 20 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के लगातार किसी भी प्रदेश में, देश में कुछ छू नहीं सकता, और इन्हीं मुसलमानों के दम पर जीतेंगे, ये भी बता रहा हूं आप। ठीक है सर, आप दोनों ने अपने अपने दावे किए एक दूसरे की पार्टी को लेकर जमीन खिसकने का, उस पर मैं जाऊंगा गोस्वामी जी के पास, जरूर रिएक्शन लूंगा आखिर में। लेकिन उससे पहले सिद्दीकी साहब, आपने ये संदेश तो देने की कोशिश की, या सलाह देने की कोशिश की, या अपील किया, निवेदन किया सत्ता पक्ष से भी, आप जांच करिए, हम आपके साथ, लेकिन पारदर्शी जांच होनी चाहिए। विपक्ष के नेताओं को क्या आप कहेंगे? बहुत संक्षेप में रखिएगा। देखिए पराग सर, ऐसा है, वो सही बात है, दाई तो संक्षेप में रखूंगा। देखिए सर, होता क्या है, अगर आप ये देख लें कि मुल्क जब आजाद हुआ था, आजादी के बाद आज तक मुसलमान का ऐसे इम्तिहान लिया गया, मुसलमान ने अपना इम्तिहान ही दिया।
आप देखिएगा सरकारी नौकरी देख लें तो आजादी के वक्त कितनी थी और आज कितने परसेंट है, एक पॉइंट भी मुसलमान रोजी पे नहीं रह गया, जिसका लोग कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत ने नौकरियां दी। आप देखिए, मैं उसी पर आ जाऊं मेन पॉइंट पर। देखिए विपक्ष की बात जो है, जैसे आप कह रहे हैं विपक्ष का एक तरीका ये होता है, किसी भी हुकूमत में रहा आजादी के बाद से विपक्ष क्या रहता है, अजीत भाई हमेशा इस बात को कहते हैं कि विपक्ष रहे तो ही अच्छा होता है, लेकिन वो विपक्ष जो मुद्दे उठाए वो बेस सही होना चाहिए। जिस तरह आप देखिए कि जब भी कभी विपक्ष को बात उठाता है तो आवाम के बीच में जाना चाहिए, आवाम के बीच में अगर आप जाए तो और मंजर-ए-आम पर आना चाहिए। आप देखिए मौजूदा हुकूमत कोई भी हो, देखिए इससे पहले 10 साल 15 साल पहले कांग्रेस थी, यहाँ पर अखिलेश यादव थे, मायावती थी। मैं जनरल वे में बात कह रहा हूँ कि देखिए सियासी लीडर जो होते हैं और सियासी पार्टियां आपस में लड़ती हैं, उसका खामियाजा जो है आवाम भुगतती है, उसी तरह भुगतती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े में मासूम औलादें भुगतती हैं। आप बताइए, जिस तरह की जो भी हुकूमतें कहती है मैं मुसलमान के साथ हूँ, मुसलमान जब मंजर-ए-आम पर किसी मामले में फंसता है तो टीवी पे डिबेटें होती हैं, टीवी डिबेटें होती हैं, सड़क पे कोई उतर के नहीं आता है। तो आप बताइए, मुसलमान एक समुदाय को हमेशा हर पार्टी ने, खास करके इस मौजूदा हुकूमत में जो मामला चल रहा है, जो पार्टियां कह रही हैं कि मुसलमान को टारगेट रखा जाता है, तो मेरी यही गुजारिश है कि मुसलमानों को टारगेट न रखें। 1857 में जब आजादी की जंग छिड़ी गई थी तो मेरे हिंदू भाई के साथ मुसलमान भाई का भी खून बहा था, और आजादी के बाद तक आप अगर आप देख ले तो मुसलमान ने जो खून बहाया, हमारे पुरखों ने जो खून बहाया है, उसका वो हक नहीं मिल पाया है। यकीन जानिए वो उतना हक नहीं मिल पाया है। तो मेरी विपक्ष की जितनी पार्टियां, चाहे नेशनल पार्टियां चाहे रीजनल पार्टियां, उनसे भी गुजारिश है कि जब आप मौजूदा हुकूमत में आए या जो मौजूदा हुकूमत है उनसे भी आप कहिए कि मुसलमान भी इसी मुल्क का है, जिनको पाकिस्तान जाना था वो आजादी में जा चुके हैं, अब उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हम इस मुल्क में पैदा हुए, इसी मुल्क में दफन होंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ये कह के मैं थक गया हूँ, लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिल रहा है। मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि मुसलमानों को उनको दर्जा दिया जाए, और जो गलती करे चाहे किसी समुदाय का उसको बख्शा ना जाए, चाहे कोई समुदाय। ठीक है, वीके गोस्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर, फिर मैं साध्वी जी आपके पास आ रहा हूँ। अभी सिद्दीकी जी ने बड़े प्यार से बोल दिया कि मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल रहा, उनको सम्मान नहीं मिल रहा। आप किस सम्मान की बात करते हैं? आप सम्मान कैसे दिया जाए? आपको सम्मान ऐसे दिया जाए कि अगर कहीं भी कोई दंगा होता है, कोई हिंदू यात्रा निकलती है, उस यात्रा पर पथराव होता है, जबकि कोई मुस्लिम यात्रा निकलती है हिंदू बस्ती से, तो मैंने तो नहीं सुना आज तक कहीं पथराव हुआ हो। पहलगांव की घटना सबके सामने, आप एक बार दिखाओ तो सही, देश के सामने, जनता के सामने, सबके सामने रखो तो सही कि हम देश के बिल्कुल हम समर्पित हैं। आपकी स्थितियां कुछ ऐसी है कि कहीं भी कुछ होता, पाकिस्तान जिंदाबाद की स्थिति होती, पहलगाम को लेकर लोगों ने जश्न मनाए बहुत सी जगह। आप किस तरीके से कहना चाहते हैं आप? और रहा इनका भी, मैंने सपा प्रवक्ता महोदय को सुना कि आप आरक्षण की बात करते हैं, उस टाइम आरक्षण और तुम्हारा दलित प्रेम कहाँ चला जाता जब तुम्हारा सपा का नेता और एक दलित लड़की, 12 साल की लड़की से लंबे समय तक यौन उत्पीड़न करता है, उस टाइम कोई नहीं बोलता है। उसकी एफआईआर में सब उसको बेगुनाह बताते हैं और लास्ट में सारे लोग पकड़े जाते हैं। दोगली राजनीति क्यों करते हैं? ये जाति के नाम पर देश को भड़काना चाहते हैं क्या? एक देश की एकता से खिलवाड़ करना चाहते हैं? ठीक है, इनको सोचना चाहिए। साथ में ये भी गोस्वामी जी बता दीजिए, दोनों जमीन खिसकने का दावा एक दूसरे की पार्टी को लेकर कर रहे हैं, संक्षेप में इस पर। नहीं देखो, ये तो इनकी राजनीतिक, अभी चुनाव 27 का बहुत दूर है। 27 के चुनाव इतना दूर है कि अभी किसी को भी ये कंफर्म कहना, जैसे अभी प्रमुख साहब ने बोला कि हम 27 में आएंगे, हमको कोई रोक नहीं पाएगा, तो ये तो शायद मुझे लगे एक बचकाने वाली बातें हैं। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि गर्व में है सारी चीजें। बिल्कुल, और भविष्य का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, खासतौर पर राजनीति में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता राजनीति, कुछ भी स्थायी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। साध्वी जी बहुत संक्षेप में एक आखिरी रिएक्शन आपसे मैं लूंगा, क्योंकि बात ये हुई कि मुसलमानों को दर्जा उनका नहीं मिल रहा उस तरीके का, और वो सम्मान नहीं मिल रहा। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर मुसलमान भारत में खुश हैं और पाकिस्तान को लेकर कई सारी बातें करते हैं। कई बार हमने ये भी देखा कि ऐसे हिंदू परिवार हैं जो कि पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए और वापस नहीं जाना चाहते हैं। अभी जब वापस भेजने की बात हो रही थी पाकिस्तानियों को, तो कई सारे लोगों ने ऐसा कहा कि हम नहीं जाएंगे। जी पराग जी, यहाँ एक बात समझिएगा, मुझे समझ नहीं आई ये बात किस विषय में कही गई है। कौन सा दर्जा नहीं मिल रहा? क्या कोई सरकारी योजनाओं से ये वंचित हैं? मैं ये पूछना चाहूंगी, जो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, किसी भी, चाहे अब जो पक्ष में सरकार है, क्या ये किसी सरकारी योजनाओं से, और कहीं भी एक बड़ा सा अच्छा सा उदाहरण दूंगी, जहां कम से कम 100 हिंदू परिवार और एक मुस्लिम परिवार है, तो वहां उनके यहाँ अगर कोई भी कार्यक्रम है तो हिंदू अवश्य जाएगा। तो यहाँ मैं ये पूछना चाहूंगी, ये पक्षपात करते हैं कि हम पक्षपात करते हैं? हिंदुओं की तरफ से, सनातनियों की तरफ से कभी भी एक भी अगर उदाहरण दे दीजिए अगर पक्षपात हुआ हो। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। और जो मेरे अभी विपक्षी कह रहे थे, एक बात और कहना चाहूंगी, अगड़े, पिछड़े, जाति, दलित, जो ये शब्द उठाते हैं,
जब ये शब्द उठा रहे हैं तो इसका मतलब वो उन्हें अलग कर रहे हैं। ये शब्दों का मतलब ही उठाना है, उन्हें अलग कर देना समाज से, क्योंकि ये शब्द होने ही नहीं चाहिए। सिर्फ अपनी एक बैंक वोट के लिए आप समाज को बांट रहे हैं, तो नुकसान आप लोगों का। ठीक है अशोक जी, बहुत संक्षेप में एक लाइन में उत्तर, फाइनल रिएक्शन आपका, फिर देवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। अब कार्रवाई को लेकर आखिर में मैं वही सवाल पूछ रहा हूं कि जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या संदेश आप मुस्लिम समाज को भी देना चाहेंगे, उन मदरसा संचालकों को भी देना चाहेंगे जो कि बॉर्डर एरियाज में हैं? देखिए, इस बात का ध्यान सरकार को भी रखना चाहिए कि कहीं पर भी कोई कार्रवाई हो तो न्याय सम्मत कार्रवाई हो, कोई भी कार्रवाई में प्रताड़ना ना हो, ठीक है, और सबकी बात सुनी जाए, और सुन करके जो उचित फैसला हो, न्याय सम्मत हो, वो किया जाए। बहुत संक्षेप में ऐसा ही हो रहा है देवेंद्र जी, ऐसा ही हो रहा है, होगा ऐसा आगे भी? देखिए पराग सर, मैं यही कहूंगा कि ये लोकतंत्र भारत का सबसे मजबूत है दुनिया में, और उत्तर प्रदेश में भारत में लोकतंत्र की सरकार है, संविधान की सरकार है, संवैधानिक तरीके से ही सब। चलिए, उम्मीद करेंगे सर सारी चीजें संवैधानिक तरीके से हो, पारदर्शी हो। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बड़ी बहस में आज हमने चर्चा उन मदरसों को लेकर की जो सीमा के इलाके में है और जिनको लेकर संशय है, लीगलाइज उनको करने की कोशिश की जा रही है, उस पर राजनीति भी हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि कानून के तरीके से कानून अपना काम कर रहा तो उस पर राजनीति क्यों, और पारदर्शिता की जहां बात आ रही है तो वहां कानून कैसे काम कर रहा है, इस पर सवाल उठाना कितना सही है। फिलहाल बड़ी बहस में मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2,86,00,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, निम्नतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसंरचना का तीव्र विकास और युद्ध